जनतंत्र टीवी। एमसीडी के कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार से बकाया रकम की मांग कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र से की खास बातचीत देखिए। केजरीवाल ने जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। उन्होंने आप इतना नाराज क्यों सर? उसका तो विरोध कर ही रहे थे, सड़कों पे कर रहे थे, उन्होंने हाउस में कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा असंवैधानिक हो गया इसमें? देखिए, हम पार्टी आग बबूला नहीं है। केजरीवाल को बीपी उनका हाई हो रहा है क्योंकि उनके वो मंसूबे सफल नहीं हो रहे। जनता उनके झूठ के बारे में जान चुकी है कि आपने 23 नवंबर को जिन कानूनों को दिल्ली में मान्यता दी है, उन कानूनों की आप विधानसभा के अंदर प्रतियां जला रहे हो। ये नाटक, ड्रामा नहीं तो और क्या है। यहाँ किसान को कोई सुविधा नहीं, न पानी की, न बिजली की, न खाद की। वो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनकी सरकार में हो रहा है। वो नहीं किसानों का सम्मान कर रहे और वहां जाके किसानों के नाम पर अपनी आंखों में आंसू भराते हैं, ड्रामा करते हैं। ये कोरा ड्रामा। ये पंजाब में चुनाव लड़ना है उन्हें, वो पंजाब में अपना राजनीति देखना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के लोग भी जान रहे हैं और पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसा कोई झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है और वो झूठ पर आधारित है। उनकी जो पूरी दुकान है वो झूठ की पर ही लगी हुई है। अध्यक्ष, आप कह रहे थे कि विधानसभा को पर्सनल एजेंडे को सेटल करने के लिए यूज कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। राघव चड्ढा पे आप बहुत नाराज हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं ऐसे मुद्दे पे जिस पे कोई उनका बेस ही नहीं है। आपने कोरोना के समय में जब दिल्ली के लोग मर रहे थे तब नहीं आपने सत्र बुलाया। जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल हाई हो गया था तब आपने सत्र नहीं बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विधानसभा का सहारा ले रहे हो, लेकिन वहां पर सिवाय इसके राजनीति करने के आप दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई है, वो पैसा आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड वहां ये पैसे ले जाओ। जल बोर्ड में आपने 31,428 करोड़ रुपए जल बोर्ड को लोन दे दिया, बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। और वो सारा पैसा ये आम आदमी पार्टी के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव में उड़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने पैसा दिया है तुम्हें, दिल्ली की जनता ने तुम्हें टैक्स के रूप में पैसा दिया है। वो पैसा जल बोर्ड के रूप में आप सारा पैसा जल बोर्ड का उधर ही ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ बहुत धोखा कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता देख रही है, माकूल जवाब देगी। जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से विधानसभा और तमाम चीज़ों का दुरुपयोग, जनता के पैसे को उड़ा रही है आम आदमी पार्टी, उस गाढ़ी कमाई को वो जनता दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए खर्च कर रही है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। कृषि संशोधन विधेयक 2020 के समर्थन में किसान सम्मेलन का आयोजन बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा रामवीर सिंह बिधोड़ी मौजूद रहे। बता दें, कृषि संशोधन विधेयक 2020 के समर्थन में किसान सम्मेलन के जरिए बीजेपी लोगों को समझा रही है कि किसान कानून किसानों के लिए कितने फायदेमंद है, मगर विपक्षियों की तरफ से इस किसान कानून बिल पर राजनीति की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान कानून किसानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा है नहीं। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने नए कृषि कानून की प्रतियां विधानसभा में फाड़ी। महेंद्र गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी के संवाददाता इंद्रसेन यादव ने विधायक महेंद्र गोयल से की खास बातचीत देखिए। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है और ऐसे में दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और नए कृषि कानून की जो कॉपी है उसको भी फाड़ दिया गया था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र गोयल जी हैं। महेंद्र जी, नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध लगातार बरकरार है, विधानसभा में भी हंगामा हुआ, आपने खुद जो नए कृषि कानून की कॉपी थी उसको फाड़ दिया था,
आखिरकार कानून जो केंद्र सरकार लाई है, कैसे ये जो पूरा प्रदर्शन है किसानों को कैसे समाप्त होगा? देखिए, ये काला कानून है, धक्केनुसी कानून है। ये अपने अहंकार के वश आज देश के किसानों को पूंजीपतियों के हाथ के अंदर बेच रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। महेंद्र जी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो ये कह रही है कि जो नया कृषि कानून है वो किसानों की भलाई के लिए है, और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक किसानों के नाम पत्र भी लिखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उस पत्र को किसान पढ़ें और जो गतिरोध है उसको समाप्त करें। यदि ये इतनी अच्छी बात होती तो ये किसान लोग मान लेते। किसान तो हमेशा भोला भला होता है, किसी की बातचीत में आता है, लेकिन इस समय इन किसानों ने एक ही बात को उठाना है, इनके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस खिलवाड़ को नहीं होने देंगे। ये अपने हक को लेकर रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, केंद्र में बैठी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इन किसानों को आप न्याय दीजिए, इस कानून को रद्द कीजिए और एक नया कानून लेके आइए। शुक्रिया महेंद्र जी तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल जी थे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पटपटगंज नगर निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी ने यज्ञ का आयोजन किया। निगम के बकाये की मांग को लेकर एक तरफ तो जहां दिल्ली के तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज पर पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि तीनों मेयर को सद्बुद्धि देने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन करवाया गया ताकि वो अपने कामकाज पर ज्यादा ध्यान दे, न कि धरने प्रदर्शन में लगे रहे। मनोज त्यागी ने कहा, धरना प्रदर्शन से निगम के कामकाज को नुकसान हो रहा है। किया गया है कि जनता के काम को छोड़ करके आप लोग एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां से कोई काम नहीं हो पा रहा। लोग मेयर से मिलने आते हैं, मेयर मिल नहीं पा रहे, तो ऐसे तमाम जनता को परेशान करके जनता के लिए चुने हुए नुमाइंदे अगर इतने दिन के लिए जाकर के अलग जगह बैठ जाएंगे तो ये जनता का काम कौन करेगा। उनको सद्बुद्धि देने के लिए आज हमने हवन कराया। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कि तीनों मेयर अपने काम पे आएँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने काम पे आएँ और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करें। नेताओं और जो तीनों मेयर धरने पे बैठे हैं उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको, उसके लिए यज्ञ किया गया है कि जनता के काम को छोड़ करके आप लोग एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां से कोई काम नहीं हो पा रहा। लोग मेयर से मिलने आते हैं, मेयर मिल नहीं पा रहे, तो ऐसे तमाम जनता को परेशान करके जनता के लिए चुने हुए नुमाइंदे अगर इतने दिन के लिए जाकर के अलग जगह बैठ जाएंगे तो ये जनता का काम कौन करेगा। उनको सद्बुद्धि देने के लिए आज हमने हवन कराया। नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म कराने को लेकर तमाम तरह की कवायदों में जुटी हुई, लेकिन किसान है कि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, देखिए। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदित राज जी। उदित राज जी, आज 23वां दिन है और किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर एरियाज पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो नया कृषि कानून है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, किसान उसको समझें। आप क्या सोचते हैं इस पर? किसान पूरा समझते हैं कि फायदे के लिए नहीं है, उनको जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। बिहार में 2006 में एपीएमसी ख़त्म हुई, जहां मक्का का दाम 1800 और 2100 पर क्विंटल होना चाहिए, वहां 700 1100 में बिक रहे हैं। वही दुर्दशा पंजाब हरियाणा की हो जाएगी। पंजाब हरियाणा की खुशहाली का सबसे बड़ा कारण यह भी है जो मंडियां एपीएमसी हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, उसको तहस नहस करना चाहते हैं। अडानी ने सोनीपत में 2017 में ही 100 एकड़ जमीन खरीद ली। ये मोदी जी के दोस्त हैं, और एक अंबानी एक अडानी इतना बड़ा वेयर हाउस बनाएंगे, और जब अनाज सस्ता होता है खरीद लेंगे, उसके बाद में ये महंगा बेचेंगे। और देश की जो मार्केट है, एग्रीकल्चरल मार्केट है, लगभग 25 लाख करोड़ की है, उस पर नज़र है इनकी। तो मोदी जी लुटवाना चाहते हैं, इनसे फंड लेंगे, चुनाव लड़ेंगे।
तो इस तरह का तालमेल है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसको रिमूव कर दिया। अब चाहे जितना कोई भंडारण कर सकता है, कोई रोक नहीं रह गया। ये बार बार झूठ बोलते हैं कि एमएसपी नहीं जा रही है, तो भाई लिख करके क्यों नहीं दे देते, लीगलाइज क्यों नहीं कर देते? ये सब झूठ है, फर्जी राष्ट्रवाद। जैसे हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पर 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, तो यहाँ तो दुकानदार भी अपना सामान बेचने के लिए राष्ट्रवादी कहता है, चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रवादी कहता है, कारपोरेट नेशनलिज्म भी आ गया। तो ये लोगों को धोखा देना और देश विरोधी गतिविधि है। उदित जी, एक आखिरी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला पहुंच चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से ही किसानों का प्रदर्शन खत्म होगा और नए कृषि कानून पर जो किसान मांग कर रहे हैं कुछ बात बनेगी? हो सकता है ऐसा हो, रास्ता निकले। ऐसे कि मैं बहुत ज्यादा आशावान सुप्रीम कोर्ट से नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जितने सरकार के मामले हुए हैं और जितने मानवाधिकार के लोग जेल में बंद पड़े हुए उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कि लंबी रोक दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने। ये अभी लग रहा है संतुलन और लास्ट में जाकर के किसानों के खिलाफ ही कमेटी के माध्यम से कर दिया जाए, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज जी थे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां जन्म के बाद एक बच्चे को उसकी कलयुगी मां ने मरने के लिए नाले में फेंक दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें महिला बच्चे को कपड़े में लपेटकर घर से बाहर ले जाती है और फिर उसे नाले में फेंक देती है। वहीं रास्ते से जा रही एक महिला ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो रुकी। उसने बच्चे को नाले से उठाया, उसे सहारा दिया। फिलहाल बच्चे को चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। संडे की रात को एक बच्चा 10:50 पे यहाँ नाली में फेंका गया था। उसके बाद मैंने सुबह मंडे को मॉर्निंग में उसे 9:45 पे इस नाली से निकाला गया था, जिसे मैं सबसे पहले हॉस्पिटल लेके गई थी, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। वहाँ से उसे फर्स्ट एड दिलवाने के बाद मैं उसे लेके गई थी चाचा नेहरू हॉस्पिटल में। ठीक है, जिस बच्चे की अभी मैं 5 दिन से टेक केयर कर रही हूँ, बच्चे के साथ रात दिन मैं वहीं पे हूँ। ठीक है, अभी बच्चा पहले से बेटर है। जो बच्चा 11 घंटे नाली के अंदर रहा था, ठीक है, बच्चे की कुछ उम्र नहीं थी, बच्चे की सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर उसे फेंक दिया गया था। साउथ दिल्ली के देवली विधानसभा में कब्रिस्तान की जमीन पर वन विभाग के कब्जे को लेकर स्थानीय निवासी काफी परेशान चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान को मिली थी, लेकिन अब इस जमीन पर वन विभाग ने कब्जा जमा लिया, लिहाजा अब यहां पर लोगों को दफनाने नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि संगम विहार इलाके के 7-8 किलोमीटर तक कोई कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन अब इस पर वन विभाग की टीम ने तार को लगा दिया, चारों तरफ से इसे बंद कर दिया गया ताकि यहां पर कोई भी शव ना दफना सके। लेकिन इसके बाद भी हमने दिल्ली सरकार और यहां के विधायक को कई बार इस बाबत चिट्ठी लिखी, अब तक लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका, ना कोई कार्रवाई हो पाई। आप सब जगह देख लीजिए, जहाँ कब्रिस्तान होगा, कदीमी दरगाह है, 100 साल पुरानी, सैयद जलालुद्दीन चिश्ती की रहमतुल्लाह अलैह, जमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब की कदीमी दरगाह है। इसके इर्द गिर्द 3 एकड़ में कब्रिस्तान है, जिसमें 1000 से 1500 कब्रें हैं। और आज ये हाल है कि सिर्फ दरगाह ही रह गई है यहाँ पे। ये हमारे जिम्मेदार हैं दरगाह के, सिर्फ उस पर ना तो लोगों को यहाँ आने दिया जाता दरूद फातिहा के लिए, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती ये है कि यहाँ CRPF के जवान तैनात हैं और इनको नहीं आने दिया जाता, रोक दिया जाता है। उर्स भी नहीं होने दिया इस साल। उधर साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के राजू पार्क कॉलोनी में सीवर का पानी लीक होने लगा। लीक होने की वजह से वहां पर स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर सड़क तो पहले से ही खराब स्थिति में थी और अब ऊपर से सीवर का पाइप लीक होने की वजह से सड़क पर पानी बह रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। सीवर लीक होने की वजह से इलाके में पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, इसमें पैदल चलने वाले बुजुर्गों को और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर किसी का यहाँ पर पैर फिसल गया तो उसका क्या हश्र होगा। कई बार इस सड़क पर एक्सीडेंट हो भी चुके हैं, बावजूद इसके शासन प्रशासन जागने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस सड़क की हालत पहले से ही काफी खराब थी और अब और ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही का आलम यह कि यहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है।
वहीं साउथ दिल्ली के साकेत थाने की पुलिस टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1000 के करीब क्वार्टर बरामद किए हैं। बता दें, शराब के खिलाफ तैयार की गई इस टीम ने इलाके में गश्ती की। गश्त के दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार के न रुकने के बाद पुलिस वालों को शक हुआ। आरोपियों का पीछा किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। पुलिस ने तस्कर के पास से 130 किलो गांजा और 28,40,000 रुपया कैश भी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर का नाम संजीव है, जो फरीदाबाद का रहने वाला है। मामले में डीसीपी का कहना है कि संजीव बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई किया करता है और अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है जो इससे जुड़े हुए थे, जो इस पूरे धंधे के पीछे लिप्त थे। फिलहाल जिन जिन लोगों को ये ड्रग सप्लाई करता था, उनकी भी तलाश पुलिस ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। द्वारका पुलिस लगातार जो है ड्रग्स की इलीगल जो ड्रग्स है, नारकोटिक सब्सटेंसेस है, उनको कर्ब करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो उसी के तहत एटीएस की टीम ने एक संजीव करके शख्स है, उससे 130 किलो ड्रग्स और ड्रग के जो सेल प्रोसीड्स हैं तकरीबन 28 लाख रुपए उससे बरामद किए हैं। और ये साउथ ईस्ट दिल्ली और फरीदाबाद का बॉर्डर का जो इलाका वहाँ का रहने वाला है। और इससे जो सप्लायर्स थे, जहाँ से इसको ड्रग्स मिल रही थी और जहाँ ये सप्लाई कर रहा था उनको आगे बेचने के लिए, उसके लिए आगे से पूछताछ जारी है। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली की आरके पुरम पुलिस ने लूट के मामले में फरार 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 3500 रुपए नकदी और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। तीनों ही आरोपी एकता विहार कैंप के रहने वाले। दरअसल आरोपियों ने 15 दिसंबर को एक व्यक्ति से उसका पर्स लूट लिया था, उसके दस्तावेज लूट लिए थे, जिसकी शिकायत उसने थाने में जाकर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं साउथ दिल्ली की साइबर सेल की टीम ने धोखाधड़ी के मामले में एक नाइजीरियन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से 5 एटीएम कार्ड, 3 कार्ड स्वैपिंग मशीन और 38,500 रुपए की नकदी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमरजीत यादव, जो चाणक्यपुरी दिल्ली का रहने वाला है। दूसरे आरोपी की पहचान बेंजोमिन एकेन के रूप में की गई, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। साल 2016 में वो दिल्ली आया था नाइजीरिया से। बता दें आपको कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एक महिला की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। उधर दिल्ली के सागरपुर में एक चप्पल गोदाम में आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि हादसे में 2 बच्चों के झुलसने की खबर है, जिनका इलाज जारी है। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। उधर वेस्ट दिल्ली में लोगों को सुरक्षित सड़क पार करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सबवे उनके लिए बनाया गया। और ऐसा ही एक सबवे तिलक नगर इलाके के गणेश नगर में भी है, जिसे कुछ साल पहले साउथ एमसीडी ने बनवाया था। साथ ही इस सबवे के नीचे दर्जन भर दुकानें भी बनाई गई थी, जिसे आम लोगों को आवंटित किया जाना था। लेकिन सबवे के 6 साल बने होने के बावजूद इन दुकानों का आवंटन आज तक नहीं हो सका है। ऐसे में एक बार फिर से साउथ एमसीडी इन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। इससे आसपास के लोग इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर ये दुकानें जल्दी ही शुरू हो जाती है तो यहाँ पर चहल पहल भी रहेगी और सबवे का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल भी करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल ये दुकानें बंद पड़ी हुई है। जसवीर सिंह भगवा मेरा नाम है। ये नीचे जो दुकानें बनाई हैं, इनको अगर खोलेंगे तो आना जाना लोगों का चहल पहल रहेगी और रौनक लगी रहेगी। अभी उसका यूज भी बहुत होगा। फिर दुकानों के बाद दुकानें खुलेंगी तो अच्छा है, लोग आएंगे जाएंगे। काफ़ी सारी दुकानें हैं, सब खुल जाए तो अच्छा है। उससे रौनक मेला हो जाएगा, आना जाना लोगों का चालू हो जाएगा। जितना सा पैसा लगाया उसका यूज हो जाएगा, ये फायदा होगा। वहीं पहाड़ों में हुई बर्फबारी के असर से दिल्ली और आसपास के शहर ठंड के आगोश में आ चुके हैं, ठिठुर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड से राहत मिलती हुई फिलहाल तो नजर आ नहीं रही। आज पूरा दिन शीतलहर के प्रकोप में जाता हुआ नजर आया। दिल्ली के लोधी रोड की बात करें तो यहाँ पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.6 दर्ज किया गया, जबकि कल का न्यूनतम तापमान यहाँ 3.5 डिग्री सेल्सियस था।
मौसम विभाग का ऐसे में कहना है कि आज लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आज का दिन साल का सबसे ठंडा दिन भी हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में कल का दिन अब तक का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ है। तो इस तरह से देखिए तस्वीर आपके सामने, धुंध की चादर भी अब नजर आने लगी है और ऊपर से अब अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में लोग अपने आप को इस ठिठुरन से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और लोग लगातार यहाँ पर ठंड से ठिठुरते हुए मजबूर होते हुए, क्योंकि दरअसल पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उस बर्फबारी का सीधा असर यहाँ दिल्ली एनसीआर में कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि यहाँ शीतलहर चढ़ रही है। धूप निकल रही है लेकिन शीतलहर की वजह से लोग ठिठुरने के लिए मजबूर है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर लोग अपने आप को इस सर्दी से बचाने की कोशिश करते हुए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।